हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.5 सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले 6 प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले वीडियोज में सॉल्व कर रखे हैं। उनका लिंक आपको आई बटन पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। आज की इस वीडियो में जो बचे हुए 3 प्रश्न यानी कि 7, 8 और 9 उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर आपको हमारा काम पसंद आए, मेहनत आप पसंद आए, काम आपको पसंद आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाते हैं प्रश्न 7 प्रश्नावली 13.5। अब देखिए जो हम लोगों का 7वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है। किसी गोदाम की माप, एक गोदाम है जिसकी माप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। 40 मीटर आपका क्या है, लंबा है, 25 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा है। ये माप दी गई है और इस गोदाम में आपको 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर की माप वाली लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका लिखा है गोदाम, उसकी माप दी गई और उस गोदाम में क्रेट रखे गए हैं। तो सबसे पहले गोदाम और क्रेट का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो गोदाम आपकी देखा होगा जो सामान रखने के लिए होता है, तो वो कुछ इस प्रकार से बनी होती है। तो ये आपकी इसकी लंबाई और इधर ये आपकी क्या है, चौड़ाई है और यहाँ से यहाँ तक की इसकी ये क्या होती है, ऊंचाई होती है। और अन्य प्रकार के आप यहाँ पे देखेंगे कुछ गोदाम ऐसे भी बने होते हैं जो मतलब हमें कोई भी चीज़ स्टोर करनी होती है, एक तरीके से स्टोर रूम टाइप के होते हैं। वो आपके कुछ इस तरीके से, आप दूसरी गोदाम की बात करें तो ये भी आपका यहाँ पे लंबाई, आपकी ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, इस तरीके से आपकी गोदाम है। इन गोदामों में आपको क्रेट रखनी है। क्रेट कैसी है, देखिए आपकी लकड़ी की क्रेट। ये आप फल है, वेजिटेबल्स है, बहुत सारी चीज़ें, एप्पल्स वगैरह इसी में आते हैं क्रेट में, अगर आपने देखा होगा। लेकिन इन प्रेजेंट टाइम्स आपकी देखिए लकड़ी की जगह कुछ ऐसी क्रेट्स चल रही हैं। आपने जो वेजिटेबल सेलर्स हैं उनके पास देखा होगा, ये क्रेट्स दी गई हैं और इस क्रेट की ये लंबाई और इधर चौड़ाई और ये ऊंचाई दी गई है हम लोगों को। यानी कि ये लंबाई और ये चौड़ाई और इसकी ये ऊंचाई दी गई है। इस तरीके की ये क्रेट है। अब ये क्रेट आपकी उसमें कितनी आएंगी गोदाम में, तो आप एक क्रेट के ऊपर ऐसे रखेंगे तो जो आपका गोदाम है, गोदाम का इंटीरियर एरिया, अंदर का जो आपका क्षेत्रफल या अंदर का जो जगह है उसी में तो रखोगे। वो आपका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, यानी कि आयतन होता है। क्योंकि कोई भी चीज जितनी जगह घेरती है वही तो उसका आयतन होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गोदाम का आयतन निकालना पड़ेगा और इस क्रेट का आयतन निकालना पड़ेगा। गोदाम के आयतन में जो हमारी गोदाम है, इस गोदाम का जो आयतन आएगा उसमें आप क्या करिए, इस एक क्रेट के आयतन से भाग कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, पता चल जाएगा कितनी क्रेट आप उसमें रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गोदाम की माप को लिखते हैं, फिर गोदाम का वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालते हैं। और गोदाम आपकी कैसी है, देखिए जो हमारी गोदाम है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई है, यानी कि घनाभ के आकार की है। तो हम लोग घनाभ का जो आयतन वाला फॉर्मूला है उसको लगाएंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। जो गोदाम की माप दी गई थी उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। उसकी लंबाई आपकी 40 मीटर है, चौड़ाई 25 मीटर और ऊंचाई आपकी 15 मीटर है। अब गोदाम का आयतन निकालना पड़ेगा ना, तो गोदाम का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर होगा। तो घनाभ के आयतन का जो फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ पे लंबाई आपकी क्या है, 40 है और चौड़ाई कितनी है, 25 है और ऊंचाई आपकी 15, इतने मीटर क्यूब आ जाएगा। क्योंकि 1 मीटर 1 मीटर, यानी कि यहाँ पे भी मीटर, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे मीटर, 3 बार गुणा करेंगे मीटर क्यूब। जो घनाभ के आयतन की इकाई होती है वो घन इकाई यानी मीटर की पावर 3 या सेंटीमीटर की पावर 3 होता है।
अब यहाँ पे हम लोग गुणा नहीं करेंगे, इनका ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि आगे चल के हमें इसमें भाग करना पड़ेगा और भाग करने का मतलब हमें गुणनखंड करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसा ही लिखा रहने दे। जब भी आपको इस टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स आए उनको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करके आप सीधे यहीं तक रखिए। अब आ जाइए, जो हमारी क्रेट की माप दी गई है उसको लिखते हैं और उस क्रेट का वायतन या वॉल्यूम निकालते हैं। क्रेट की मापों को हम लोगों ने लिखा, जो हमारी क्रेट की माप दी गई है, लंबाई जो 1.5 गुणे 1.25 गुणे 0.5 के रूप में दिया गया था। एक को लंबाई, एक को चौड़ाई और एक को ऊंचाई ले लिया। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हम लोगों ने लिख लिया, 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर। अब यहाँ पे इकाइयां सभी की समान है तो इकाइयों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब क्रेट का आयतन, जो हमारी क्रेट है भाई वो कैसी है, देखिए आप घनाभ के आकार की है ना, क्योंकि जब उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया जाए तो आपका एक घनाभ बनता है। तो यहाँ पे घनाभ के आकार की जो हमारी क्रेट दी गई उनका आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यानी L इंटू बी इंटू एच। अब इसके बाद इसको हमें सॉल्व कर देना है। L आपकी कितनी है भाई, 1.5 है और गुणे B आपकी 1.25 और गुणे H आपका 0.5, इतने मीटर क्यूब हो जाएगा। क्यों, आपने जो इकाइयां दी गई हैं वो मीटर में दी गई हैं। जो वॉल्यूम का आयतन है उसकी जो इकाई होती है वो घन इकाई होती है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्रेट का आयतन निकाल लिया और गोदाम का आयतन निकाल लिया। अब इसके बाद हमें क्रेटों की संख्या ज्ञात करनी है, कितनी क्रेटें आप उस गोदाम में रख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गोदामों की संख्या बराबर एक गोदाम का आयतन और बटे एक क्रेट का आयतन, भाग दे दीजिए, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। तो अब लिखते हैं उसी चीज को। क्रेटों की संख्या हम लोगों से पूछ रहा है तो क्रेटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, गोदाम का आयतन और बटे एक क्रेट का आयतन। अब गोदाम का आयतन आपने निकाला था 40 गुणे 25 और गुणे 15 और इसके बाद बटे एक क्रेट का आयतन हम लोगों ने 1.5 और गुणे 1.25 और गुणे 0.5। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर, जो आपका हर है उसमें जो भी आपके दशमलव हैं, जो पॉइंट है उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए 1.5 में आपका एक अंक पे दशमलव है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, देखिए जो आपका ये 40 गुणे 25 और गुणे 15 है इसको आप ऐसे ही रख लीजिए। फिर गुणे यहाँ पे इस 1.5 का दशमलव हटाएंगे तो 10 से ऊपर गुणा कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पे क्या है 1.25, 2 अंक पे दशमलव है तो आप 100 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है तो इसलिए आप 10 से गुणा कर देंगे अंश में और फिर हर से जो दशमलव है वो हट जाता है। दशमलव को सॉल्व करने का ये तरीका होता है, आसान सा तरीका। यहाँ पे 15 और गुणे 125 और गुणे 5। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए आपका जो 15 है वो 15 से कट जाएगा और आप 15 से 15 काट दीजिए। 25 पंचे 125 होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 5 और ये 5 गुणा करेंगे 25 आएगा, 25 चक्कू 100। अब अंश में कितना बचा है भाई, तो देखिए सबसे पहले आपका 40 और गुणे ये 10 और ये 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा और उसमें 4 से गुणा करेंगे तो आपका 400 आ जाएगा। यानी कि 4 चक्कू 16 और 1 2 3 0, 16,000 कैरेट आपकी लगेंगी और यही आपका आंसर हो जाता है। और इसी तरीके से हमको सॉल्व करना था। जब भी आपको दो चीजें दी गई एक के अंदर रखना होगा तो आप आयतन ज्ञात करेंगे या एक चीज को दूसरे चीज में परिवर्तित कर रहे हो। मान लो आपके पास एक क्ले है, क्ले से आप एक क्यूब बना रहे हैं, फिर एक आप सिलेंडर बना रहे हैं। जब आप उसी चीज से चेंज कर रहे हैं तो हमेशा आपको आयतन निकालना पड़ेगा।
इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। यानी कि जो हमारी गोदाम है उस गोदाम में आपकी ये जो क्रेट हैं इनकी संख्या इस गोदाम में 16,000 हो जाएगी। 16,000 वो आप क्रेट इसमें रख सकते हैं इस गोदाम में, जो कि माप होगी 40 × 25 × 15। और इस तरीके से हम लोगों का 7वां प्रश्न भाई सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक्सप्लेनेशन कैसा रहा, समझाने का तरीका कैसा रहा, उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब अगला यानी कि 8वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा गया है। ए नए घन की भुजा हमें ज्ञात करनी है। अभी मैंने आपको डिस्कस किया है कि जब भी आपको एक चीज को दूसरे चीज में परिवर्तित करना हो तो समझ जाइएगा कि आपको उसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। अब जब आप छोटे वाले घन की भुजा ज्ञात कर लेंगे तब हमें क्या करना है, बड़े वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे वाले घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कर क्या रहे हैं, तो देखिए कर ये रहे हैं कि आपका ये 12 सेंटीमीटर भुजा का एक घन दिया गया है। इसको आपने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 घनों में काट दिया, 8 घन काट दिए। तो इस घन की भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं इस घन की भुजा x सेंटीमीटर है, क्योंकि जो हमारा घन होता है उसकी प्रत्येक भुजा की माप बराबर होती है। तो जो हमने छोटा वाला घन है उसकी भुजा की माप हमने x सेंटीमीटर ले लिया। अब आप इस बड़े घन का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आयतन भाई ज्ञात करिए। और इसके बाद एक घन का इसका आयतन ज्ञात कीजिए, उसमें 8 से गुणा कर दीजिए। तो इस घन का आयतन जो 8 है और बड़े वाले घन का आयतन बराबर हो जाएगा। वहां से आपका एक समीकरण बनेगा। समीकरण को हल करते हुए जो आपने भुजा x मानी है उसका मान ज्ञात करेंगे। और जब मान ज्ञात हो जाएगा तो इस छोटे वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि जब हमें भुजा ज्ञात हो जाएगी ऐसे ही आप इस बड़े वाले घन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और जब आपके दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा तो उनका हमें आयतन अनुपात भी ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बड़े घन की भुजा की माप लिखते हैं और उस बड़े घन का आयतन ज्ञात करते हैं और मानते हैं माना छोटे घन की भुजा बराबर x या छोटे घन की कोर या छोटे घन की एक भुजा की माप x सेंटीमीटर है। तो एक घन का आयतन x की घात 3 हो जाएगा। 8 घन का आयतन 8x की घात 3 हो जाएगा। यही सारे पॉइंट हम लोग पहले नोट कर लेते हैं भाई। जो हमें दिया गया था उसको हमने पहले नोट कर लिया। जो बड़ा घन है उस बड़े घन की भुजा की माप आपकी 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे वही हमने लिख दिया 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इस बड़े घन का आयतन ज्ञात करना है। भुजा की घात 3, भुजा आपकी 12 × 12 और गुणे 12 आपका सेंटीमीटर की घात 3। गुणा नहीं करेंगे क्योंकि आगे चल के हमको सॉल्व करना है, डिवाइड करना है, तो आप उसमें कुछ भी मत करिए। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारा छोटे घन में परिवर्तित किया गया था उस छोटे घन की भुजा हमने क्या लिया था, x सेंटीमीटर। तो वही लिख दिया, माना छोटे घन की भुजा बराबर x सेंटीमीटर। तो इस एक छोटे घन के भुजा का माप दी गई है तो उसका आयतन भी तो ज्ञात कर सकते हैं। आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, भुजा आपकी x सेंटीमीटर यानी x की घात 3। आपके पास कितने घन काटे गए थे, 8। तो 8 घनों का आयतन 8x की घात 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों घनों का आयतन बराबर होगा। जो 8 घन है भाई देखिए इस बड़े वाले घन से ही आपके 8 काटे गए हैं तो इनका आयतन तो समान होगा। जब आप 8 को मिला देंगे तो इस बड़े वाले के बराबर ही आपको प्राप्त हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिख देना है। अब क्या हो जाएगा, जो बड़े घन का आयतन और छोटे घन 8 छोटे घनों का आयतन बराबर हो जाएगा। 8 छोटे घनों का जो आयतन है 8x की घात 3 बराबर बड़ों वालों का 12 × 12 और गुणे 12। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे। x की घात 3 बराबर 12 ×
12 और गुणे 12, यही तो दिया गया था, और उसके बटे में आपका 8। यहाँ से देखिए 2 छंग 12, 2 चाकू 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, यानी कि आपका यक्ष की घात 3 बराबर 6 गुणे 6 और गुणे 6। तो यहाँ से यक्ष बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे घन मूल 6 गुणे 6 गुणे 6। जब आपका यहाँ पे 3 3 का पेयर बनाया जाता ना घन मूल में, तो यहाँ से जो आपका यक्ष है भाई आ जाएगा यक्ष बराबर 6 सेंटीमीटर। और यक्ष आपका क्या है भाई, छोटे घन की भुजा आपने मानी है, माना छोटे घन की भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर, जो ये हमारा छोटा घन है। तो इन 8 छोटे घनों की प्रत्येक भुजा की माप आपकी आ गई है, वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। अब आपसे क्या कह रहा है कि जो आपने इस छोटे घन की भुजा ज्ञात की है और जो बड़ा घन है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास बड़ा घन है उस बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उनका अनुपात भी ज्ञात करेंगे। अब हम लोग जो हमारा बड़ा घन है जिसकी भुजा की माप आपकी 12 सेंटीमीटर है, उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो घन के जो 6 पृष्ठ होते हैं उनका आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो एक घन पृष्ठ का क्षेत्रफल भुजा की घात 3 भुजा की घात 2, क्योंकि जो हमारा पृष्ठ होता है घन का वो एक वर्गाकार होता है। अब यहाँ पे 6 गुणे भुजा आपकी 12 और गुणे 12, इतने सेंटीमीटर की घात 2। अब इसके बाद जो हमारा छोटा घन है उसकी भुजा की माप क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6 गुणे भुजा की घात 2, और भुजा आपने ज्ञात किया था कितना, 6 आया था ना। छोटे घन की भुजा तो हम लोगों ने ज्ञात की थी, वो क्या है 6 ज्ञात की थी। तो 6 की घात 2, इसको आप लिख सकते हैं 6 गुणे 6 और गुणे 6, इतने सेंटीमीटर की घात 2। अब हमें क्या करना है, इनका अनुपात भी ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या होगा, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब भी आपको अनुपात दिया ज्ञात करना हो, यानी कि हमें भाग करना है, तो जब भाग करना हो तो इनका गुणा मत करिए, ऐसे ही रखे रहने दो, अभी आगे चल के आप सॉल्व कर देंगे। हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन भी ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बटे छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों ने 6 गुणे 12 ज्ञात किया था, तो यहाँ पे वही लिख दीजिए 6 गुणे 12 और गुणे 12, और बटे जो हमारा छोटा घन आया था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने 6 गुणे 6 गुणे 6 ज्ञात किया है, तो वही रख दीजिए। तो 6 गुणे 6 और गुणे 6। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है, सरलतम रूप में लिखना है। देखिए 6 से 6 कट गया, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। देखिए अब अगर गुणा किया होता तो आप अभी ढूंढ रहे होते किससे काटना है किससे नहीं काटना है। यहाँ पे देखिए कितना आसानी रहा। तो जो आपका अंश है वहाँ पे 2 दूनी 4 बटे 1, यानी कि जो अनुपात होगा 4:1 आएगा। हर में कुछ नहीं बचा, केवल 1 बचा, और अंश में 2 गुणे 2 बचता है, तो 4:1 आ जाएगा। तो जो हमारा छोटा घन आया है उसकी भुजा आपकी 6 सेंटीमीटर आई, और जो अनुपात आया है भाई वो 4:1 है, और यही हमारा आंसर हो जाता है। और इस तरीके से आपका जो प्रश्न है भाई सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन हमारा कैसा रहा, समझाने का तरीका कैसा रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट हो उस डाउट को भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस डाउट को आपका क्लियर किया जाएगा। जो आपकी प्रश्नावली 13.5 का 9वां प्रश्न, यानी कि आखिरी प्रश्न क्या कह रहा है, 3 मीटर गहरी 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। देखिए क्या है, एक नदी है, नदी का जो पानी है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
इतनी चाल से बह रहा है, यानी कि 1 घंटे में वो 2 किलोमीटर चला जाता है। और हमसे कह रहा है कि 1 मिनट में कितना जाएगा, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में वो 2 किलोमीटर जाएगा, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, तो वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे फिगर में देखिए, आपकी मान लो ये एक नदी है, इसकी गहराई दी गई है, तो ये जो गहराई है वो आपका एक, जैसे आपका यहाँ पे देखिए क्या है, बह रहा हो, मान लो ऐसे ये बह रहा है, तो जो आपका एक टाइम होगा 1 घंटे में, वो यहाँ से यहाँ तक का, वो आपकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। इसके बाद जो चौड़ाई है वो आपकी 40 मीटर है, ये लंबाई आपकी 2 किलोमीटर, और इसका जो गहराई वही तो आपका गहरा हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि वो आपका एक घनाभ बनेगा और वो घनाभ का आयतन होगा। तो यहाँ पे ये आपकी नदी है, मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 2 किलोमीटर है, और ये जो चौड़ाई यहाँ से इसकी है वो कितनी है, वो आपकी 40 मीटर है। अब इसके बाद इस 2 किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे तो आपका 2000 मीटर आ जाएगा, यानी कि वो नदी 2000 मीटर लंबी की बात कर रहा है। अब इसकी गहराई दी गई है, गहराई आपकी कितनी है, 3 मीटर है, यानी कि एच आपकी कितनी हो गई, 3 मीटर। तो जब आपका एक ये घनाभ बन जाएगा, लंबाई भी पता चल गई, चौड़ाई भी पता चल गई और गहराई भी पता चल गई। एक तरीके से मान लो आपका 2000 मीटर गड्ढा है, उसमें आपका चौड़ाई दी गई और गहराई दी गई, कितना पानी आएगा वो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, घनाभ का आयतन होगा, और जब घनाभ का आयतन आ जाएगा तो वो कितने समय में, 1 घंटे की बात करेगा, यानी कि 60 मिनट की बात करेगा। फिर हम लोग 1 मिनट में भी ज्ञात कर लेंगे। 1 मिनट का ज्ञात करने के लिए जो आपका आयतन आएगा उसमें 60 से भाग दे देंगे, पता चल जाएगा कि 1 मिनट में कितना पानी वो समुद्र में गिराएगी। जो हमें ज्ञात था उसको पहले लिख लिया। जो नदी है उसमें जो पानी बह रहा है वो 1 घंटे में कितना चलेगा, 2 किलोमीटर। अब देखिए जो यहाँ पे इकाइयां दी गई हैं सभी आपकी मीटर में है, तो वो आपका ये 2 किलोमीटर है, इसको आप मीटर में बदल दीजिए, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर आ जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। यहाँ पे ये चौड़ाई यानी कि बी, चौड़ाई आपकी 40 मीटर दी गई है ना प्रश्न में, देखिए चौड़ा आपका 40 मीटर है, तो वही यहाँ पे लिख दिया। अब ऊंचाई या गहराई आपकी 3 मीटर है, तो 1 घंटे में गिरे पानी की मात्रा, 1 घंटे में जो नदी है समुद्र में कितना पानी गिरा रही है वो क्या हो जाएगा, एक जो घनाभ बन रहा था उसके आयतन के बराबर, और घनाभ का आयतन आपका L इंटू बी इंटू एच होता है। अब इसके बाद यहाँ पे लंबाई आपने 2000 ज्ञात किया था और चौड़ाई 40 और गुणे ऊंचाई आपकी 3 है। अब इनको आप गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24 होता है, और इसके बाद 0 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 और एक ये 4, यानी 1 2 3 4 इतने मीटर क्यूब आपका पानी 1 घंटे में गिरेगा। और प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, 1 मिनट में। जब आपको 1 घंटे का पता हो तो 1 मिनट में ज्ञात करने के लिए 60 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में इतना पानी जाता है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, तो बटे में हो जाएगा, यानी भाग हो जाएगा। वही यहाँ पे भी करना है, लिख देना है 1 मिनट में समुद्र में गिरने वाले पानी की मात्रा बराबर 24, उसके नीचे 4 0 बटे 60। क्यों, 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। 1 मिनट में जो समुद्र में गिरने वाले पानी की मात्रा होगी, जो आपका 1 घंटे में जो गिर रहा था उसमें 60 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट 1 घंटा बराबर, यहाँ पे घंटे में गिरने वाले पानी की मात्रा हमको पता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 घंटा बराबर होता है आपका 60 मिनट के। तो वही यहाँ पे 60 से भाग कर दिया, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से भाग करेंगे 6 चौक 24, और ये आपके 1 2 3 0 बचा, यानी कि आपका 4000 मीटर क्यूब पानी आपका 1 मिनट में गिरेगा, यदि नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रही। और यही आपका आंसर हो जाता है। और इस तरीके से जो प्रश्नावली
13.5 है हम लोगों की कंप्लीट हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा रहा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ।